नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली को अब पश्चिम बंगाल का नया एम्बेसडर घोषित किया है, ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और सौरव गांगुली को शाहरुख खान के स्थान पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं ममता बनर्जी द्वारा 21 नवंबर 2023 को, और गांगुली को शाहरुख खान की जगह नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था। उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें यह ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वे पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। वर्तमान में वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा ममता बनर्जी हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी और ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसका उत्तर है LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो भारत सरकार का स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। उसमें प्रधानमंत्री ने हाल ही में उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर 2023 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के सह पायलट बने थे और करीब 30 मिनट तक उन्होंने तेजस में उड़ान भरी और साथ में संचालन कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट। LCA तेजस ने बेंगलुरु में यानी HAL हवाई अड्डे यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाले वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री भारत के बन गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दूसरे मंत्रियों ने और राष्ट्रपति ने उड़ान भरी है दूसरे लड़ाकू विमान में, परंतु प्रधानमंत्री ये पहले हैं जो लड़ाकू विमान में उड़ान भरे हैं। तेजस के बारे में आपको बता दें कि यह एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी एक हल्का और कई तरह की भूमिकाओं निभाने वाला जेट लड़ाकू विमान है। इसे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2205 किलोमीटर है और इसका रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों फातिमा बीबी जो भारत के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी 23 नवंबर 2023 को उनका निधन हो गया। वो 96 वर्ष के थी। फातिमा बीबी के बारे में आपको बता दें कि 1927 में उनका जन्म हुआ था केरल में और उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी था और इसके अलावा वो तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनी थी महिला जज और अप्रैल 1992 में वो रिटायर हो गई थी। इसके अलावा आपको फातिमा बीबी के कैरियर के बारे में बता दें कि 1950 में वह सभी विषयों में पूर्ण अंकों के साथ कानून की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली छात्रा बनी थी। कुछ सालों के बाद लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रही थी। वह देश की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स की भी पहली महिला सदस्य के रूप में चुनी गई थी। इसके अलावा 1983 में केरल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में प्रवेश करने वाली भी पहली मुस्लिम महिला बनी थी। इसके अलावा 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी और 1992 में यानी 3 वर्षों के बाद वह रिटायर हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जब भारत सरकार का संविधान लागू किया गया था। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, यानी न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ आयोजित किया गया।
इसका उत्तर है पर्थ में, यानी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय सेना के 81 सैनिकों का दल इसमें शामिल हुआ था। आयोजन सैन्य अभ्यास का 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक रहेगा और यह अभ्यास पहली बार 2022 में राजस्थान में महाजन रेंज में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बता दें कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज़ हैं, राजधानी कैनबरा है और वहाँ की मुद्रा डॉलर है, जिसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता का नाम क्या है? दोस्तों, वर्ष 2023 में जो मिस यूनिवर्स बनी है वो निकारागुआ की है और वह है शेनिस पलासियोस। आपको बता दें शेनिस पलासियोस के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में देश की यह पहली जीत है, यानी निकारागुआ की। पूरा नाम अगर हम बात करें शेनिस पलासियोस की तो शेनिस अलोंद्रा पलासियोस कार्नोजो नाम है। उनका जन्म हुआ था वर्ष 2000 में। प्रतियोगिता का आयोजन 18 नवंबर 2023 को अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में जोस एडल्फो पिनेडा एरिना में हुआ था और यह मिस यूनिवर्स का 72वां संस्करण था। इस मिस यूनिवर्सिस के विनर्स और रनर अप्स की बात करें तो विनर्स रही है निकारागुआ की शेनिस पलासियोस। फर्स्ट रनर अप के रूप में मिस यूनिवर्स रही है एंटोनिया पोर्सेल्ड जो थाईलैंड की है। सेकंड रनर अप मोरिया विल्सन जो ऑस्ट्रेलिया की है। वहीं पिछले वर्ष 2022 के मिस यूनिवर्स की बात करें तो 2022 में मिस वर्ष बनी थी अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। इसके अलावा और कुछ जान लेते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में। आपको बता दें कि भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वह थी श्वेता शारदा और ये चंडीगढ़ की रहने वाली है और टॉप 20 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में सफल रही थी। मिस यूनिवर्स टाइटल के बारे में बता दें कि इसका आयोजन अमेरिका के मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। शुरुआत 1952 में इसका किया गया था और पहली बार जो विश्व मिस यूनिवर्स बनी थी वह थी 1952 में फिनलैंड की आर्मी कुसेला। वहीं मिस यूनिवर्स में भारत की बात करें तो 3 सुंदरियां मिस यूनिवर्स बनी हैं जो भारत की रही है। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी, 2000 में लारा दत्ता और 2021 में यानी 2 वर्ष पूर्व हरनाद संधू मिस यूनिवर्स के रूप में विजेता बनी थी। वहीं मिस वर्ल्ड में अगर हम भारत की बात करें तो अब तक कुल 6 सुंदरियां मिस वर्ल्ड बनी हैं। सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की रीता फारिया 1966 में, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर, यानी कुल 6 सुंदरियां भारत की मिस वर्ल्ड रह चुकी है। वहीं निकारागुआ की बात करें तो एक मध्य अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी मानागुआ है और कुल आबादी मात्र करीब 64 लाख के आसपास है। इसके अलावा एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि यह पहला बार था जब पाकिस्तान ने भी अपनी एक सुंदरी को इस प्रतियोगिता में भेजा था, यानी पाकिस्तान ने भी पहली बार मिस यूनिवर्स में डेब्यू किया और एरिका रॉबिन टॉप 20 में रहने में सफल रही थी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को और यह अगला प्रश्न है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में हैं? इसका उत्तर होगा 27%। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 7 नवंबर 2023 को जारी किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और टीबी में सबसे अधिक मामले भारत में देखे गए हैं। 2022 में लगभग 28 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 12% की मृत्यु भी हो गई है। टीबी के बारे में आपको बता दें, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, हिंदी में तपेदिक कहते हैं आमतौर पे, और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और प्रमुख रूप से जो अंग इससे प्रभावित होता है वह फेफड़ा है। दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं लेकिन मुख्य रूप से फेफड़ा प्रभावित करता है टीबी को। और मुख्य जो इसके लक्षण देखे जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक खांसी रहना, छींक आना, ये इसके कारण हैं।
प्रश्न नंबर 7 है, बिहार विधानसभा ने राज्य में SC, ST, BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के विधेयक को पारित किया है? इसका उत्तर है 65%। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा ने 9 नवंबर 2023 को एक विधेयक पारित किया, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक, जिसमें अब कुल मिलाकर आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट हो गई है वह 75% हो गई है। और इसमें 65% जो SC, ST, BC और EBC है, इसके अलावा 10% EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो कुल मिलाकर 75% आरक्षण की श्रेणी में लोग आ जाते हैं अब बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम कौन सीवीं बार ICC वनडे वर्ल्ड कप का विजेता बना है? इसका उत्तर है 6ठी बार, यानी ऑस्ट्रेलिया अब तक कुल 6 बार विश्व विजेता बन गया है ODI ICC वर्ल्ड कप में। आपको बता दें कि इसका जो वर्ष 2023 में फाइनल खेला गया था वह 19 नवंबर 2023 को खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और यह 2 टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था फाइनल। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तानी कर रहे थे पैट कमिंस। वहीं भारतीय टीम ने वर्ल्ड 2023 में लगातार 21 इनिंग खेला, जिसमें लगातार 10 इनिंग जीतने में वह सफल रही, परंतु फाइनल मैच में वह हार गई। फाइनल मैच के स्कोर की बात करें तो भारत पहले बैटिंग करते हुए कुल 240 रन पर ऑल आउट हो गया था 50 ओवर में। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मात्र 4 विकेट खोकर 43 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया, यानी 241 रन बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और कुल 6 विकेट से भारत को पराजित कर विश्व विजेता बन गया 6ठी बार। ऑस्ट्रेलिया को ICC वर्ल्ड कप ODI का टाइटल कब हासिल हुआ है? आपको बता दें कि 1987 में इंग्लैंड को पहली बार हराकर विश्व विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, दूसरी बार 1999 में पाकिस्तान को, तीसरी बार 2003 में इंडिया को, 2007 में श्रीलंका को, 2015 में न्यूजीलैंड को और 2023 में फिर से एक बार इंडिया को हराकर विश्व विजेता बना है ICC वर्ल्ड कप ODI में ऑस्ट्रेलिया, यानी कुल मिलाकर 6 बार विश्व विजेता बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। वहीं भारत की ICC वर्ल्ड कप टाइटल की बात करें तो भारत कुल 2 बार विश्व विजेता बना है ICC वर्ल्ड कप में। पहली बार कपिल देव के कप्तानी में 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर, और 2011 में जिसे जो मुंबई में खेला गया था, इसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और श्रीलंका को हराकर भारत विश्व विजेता बना था। वहीं पिछले वर्ल्ड कप की बात करें 2019 को, तो 2019 में इंग्लैंड विश्व विजेता बना था और न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड विश्व विजेता बन सका था। वहीं ICC की बात कर ले हम लोग, तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी 15 जून को। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर UAE के दुबई में है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान में जियोफ अलार्डीस हैं, और चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट प्रश्न है, BN गोस्वामी का निधन 17 नवंबर 2023 को हो गया। वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? दोस्तों, वह कला के क्षेत्र के प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक थे। आपको बता दें कि उनका जन्म 1933 में हुआ था, और पूरा नाम उनका बृजेंद्र नाथ गोस्वामी था, और कला जगत में उन्हें BNG के नाम से पुकारा जाता था, और 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया है। वहीं गोस्वामी 1958 में कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए 3 साल से भी कम समय के बाद अपनी प्रतिष्ठित सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी थी और कला के क्षेत्र में आ गए थे अपने कैरियर बनाने के लिए। उन्होंने कुल 26 से अधिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। 10वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका उत्तर है सुरेश वाडकर, जो कि प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है। उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार यानी गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है सुरेश वाडकर को। यह घोषणा नवंबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक विभाग द्वारा यह घोषणा की गई थी सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देने की। आपको बता दें कि सुरेश वाडकर महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं,
1955 में उनका जन्म हुआ था और एक प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं। मुख्य रूप से वह हिंदी और मराठी में गायन करते हैं। इसके अलावा वो दूसरे भाषाओं में भी गा चुके हैं सॉन्ग्स, जैसे भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया आदि। इसके अलावा इस संबंध में आपको और बता दें कि लता मंगेशकर अवार्ड है क्या। लता मंगेशकर अवार्ड एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई थी और सम्मान राशि के रूप में 2 लाख रुपए योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी जीवन काल में उपलब्धि के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा इस अवसर पर नटवर प्रभाकर पणशीकर थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी घोषणा की गई और यह पुरस्कार 2022 के लिए सुहासिनी जी देशपांडे और 2023 के लिए अशोक जी समेल को दिया गया है। दोस्तों आइए अब हम लोग देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आपके लिए यह आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मालदीव अथवा ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों इसका जवाब का इंतजार करता रहूँगा। उम्मीद है आप कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे और नेक्स्ट सेशन में इसे हम डिटेल में भी जानेंगे। यह था दोस्तों आज का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।